लोगों के लिए सीटेट का सामाजिक विज्ञान अध्ययन जो आपका 60 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम डिस्कस कराने वाले हैं। तो अंत भला तो सब भला, चलिए प्रैक्टिस करके जाएं किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। और यह जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसी को आपको गहन से अध्ययन करके जाना है, ताकि इसी टाइप का अगर क्वेश्चन पूछे तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपना स्कोर कर पाएँ। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं, सामाजिक विज्ञान अध्ययन करते हैं सीसेट का कक्षा 6 से 8 का। चलिए देखिए, एक जो पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 में पूछा हुआ है, चलिए देख लीजिए। कह रहा है मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है। तो देखिए, मिट्टी के परिच्छेदिका की जब भी मोटाई का निर्धारण होता है तो समय के अनुसार निर्धारित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो वितरण के आधार पर जो है सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन के संसाधन को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन, ये ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। हम 33 नंबर में चलते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन पर बने रहें हमारे साथ। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 33 नंबर में आपका कहा जा रहा है कि विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। सही वाला चुनना है आपका। तो सही देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसमें भाषा, संस्कृति और समाज में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती है। तो वो विविध समाज होता है, माने अलग अलग समाज के बारे में कह रहा है। तो वो अलग अलग समाज में अलग भाषा होगी, अलग संस्कृति होगी, अलग धर्म होंगे, ये सभी पाई जाती है। तो आपका आंसर सटीक आंसर ए हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 34 नंबर में। 34 नंबर कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग यानी जेंडर रूढ़िबद्ध धारण को चुनौती देता है। देखिए हम पहले भी अगले सेट में करा चुके हैं। रूढ़िवादी का मतलब पहले समझे। रूढ़िवादी का मतलब होता है जो पुराने विचार धारण रखता है, अपने मन में पुराने विचारों को रखता है। जैसे कोई आजकल की जो है हमारी भाई बहनें, चाहे बहन को मान लीजिए, बहन अगर कोई कार्य करती है जो लड़कों नहीं कर सकता है, तो रूढ़िवादी विचार वाले को लगता है कि यह ऐसे कैसे कर सकती है, यह लड़की है, इसको ये काम नहीं करना चाहिए। तो ऐसे विचार रखने वाले को जो रूढ़िवादी कहा जाता है। तो ये देखिए सटीक आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती है। देखिए जब कोई महिलाएं वाहन को चलाती है तो रूढ़िवादी विचारधारे वाले को अच्छा नहीं लगता है कि लड़की होकर चलाती है। तो ये जो है विचारधारा को चुनौती देती है। ऐसा कार्य जैसे खेल का मैदान हो गया, स्पोर्ट में है रुचि है, महिलाएं को स्पोर्ट खेलती है, तो इसका जो है चुनौती देता है इसको। और बहुत से है क्रिकेट खेलते हैं, बहुत से कार्य है जो लड़कों नहीं कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती है। तो ऐसी चुनौती अगर देता है तो उसी को रूढ़िवादी चुनौती कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया आपका। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन में हम लेके चलते हैं आपको। 35 नंबर क्वेश्चन बने रहे हमारे साथ। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है, बने रहेंगे थोड़ा सा। चलिए देखिए, जुड़े रहे हमारे साथ। नेट प्रॉब्लम के इशू हाँ ठीक हो गया है। चलिए देखिए 35 नंबर में आपका रहा है नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मांग है। तो ये आपका हो जाएगा महिलाओं के लिए मताधिकार। देखिए सबसे पहले नारी मताधिकार का प्रयोग किया गया था, मत देने का देर न्यूजीलैंड में शुरू हुआ था, मताधिकार महिलाओं को मिला था पहली बार। तो ये जो है नारी मताधिकार आंदोलन क्यों किया गया था, तो महिलाओं के मताधिकार के लिए इसकी मांग की गई थी। 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जातक कथाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सही के बारे में चुनना है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। इनकी रचना सामान्य लोगों के द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया था। ये सटीक आंसर है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर में। क्वेश्चन में कह रहा है कि आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो सही आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह अकबर के शासनकाल के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करती है। देखिए आईने अकबरी को जो लेखक था अबुल फजल था, और अकबर के शासनकाल में जो भी अकबर किया करते थे उसका वह जो संकलन करता था, लिखता था, तो विभिन्न पहलुओं और सांख्यिकी विवरण को प्रस्तुत करता है। सटीक आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38 नंबर में। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक
की रचनाओं को गुरुमुखी से संकलित किया। तो देखिए गुरुमुखी को संकलित करा, इसका मतलब है गुरुमुखी शब्द किसके द्वारा लिखा गया था, ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर, जब भी गुरुमुखी आए तो आपका गुरु अंगद, आंख मूंद के मारना है, इसका सही आंसर है ये। क्योंकि सिख धर्म के संस्थापक तो अगर माने जाते थे तो गुरु नानक, लेकिन उनकी रचनाओं में गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि के संकलित किया था। एक लिपि है सिखों का जो है लिपि है जो गुरुमुखी लिपि है। गुरु अंगद गुरु नानक के शिष्य भी थे, एक अनोखा शिष्य जिसे वो बहुत लाड़ प्यार करते थे। सिख धर्म के दूसरों गुरु के नाम से भी जाने जाते थे गुरु अंगद, ये भी याद रखना है आपको। अब यहाँ पर है गुरुमुखी का अर्थ क्या होता है, कभी कभी पूछ देता है। तो गुरु के मुख से निकली हुई जो वाणी होता है उसी को गुरुमुखी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर में हम लोग चलते हैं। 39 नंबर में क्या कह रहा है, एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। नहीं वाला क्वेश्चन देख लिए दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ना होगा आपको। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 30 वर्ष से अधिक आयु के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। देखिए यूनान में यह जो प्रथा प्रचलित था और इस लोकतंत्र में कई पदों पर नियुक्तियां होती थी लॉटरी के माध्यम से। जो पद होते थे पहले प्रतियोगिता परीक्षा नहीं होता था, लॉटरी के माध्यम से पद भरा जाता था। इनमें सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी, लेकिन उम्र नहीं निर्धारित था कि किसी का उम्र 40 वर्ष से अधिक हो या नहीं हो, कोई उम्र सीमा नहीं था उस समय। तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत दिया हुआ है, ये कह रहा है 30 वर्ष से अधिक आयु के, तो गलत है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर में है। 40 नंबर कह रहा है समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी। तो वो था ऑप्शन नंबर ए, उन्होंने पराजय स्वीकार की और उन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। तो ये आपका सही आंसर है दक्षिणापथ शासकों के लिए। 41 नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं लेके आपको 41 में। चलिए देखिए क्या कह रहा है। 41 वाला देख लीजिए। 41 में आपको मैच करने के लिए दिया गया है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो देख लीजिए आपका कला की वह तकनीक जो अलसी जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी, तो कौन था। इसको आपको करना होगा तौल चित्र मानना होगा, इसका आपका ए का हो जाएगा तौल चित्र। बी का देख लीजिए चित्रकारी जिसमें से भारतीय भूदृश्यों को अनूठा एवं अनछुपा दिखाया जाता था, उसे कहा था नयनाभिराम। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है नयनाभिराम। चलिए भारत में यूरोपवासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब दर्शाती चित्रकला को किससे संबंधित था। तो ये था दू से संबंधित, रूपन चित्रकला कहते थे इसको। और एक बच गया आपका ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला को क्या कहा जाता था। तो ये तीसरा हो जाएगा आपका, ये देखिए यहाँ से आपका इतिहास चित्र कहा जाता था। तो आप लोग मिला लेंगे इसको। चलिए तो आंसर आपका हो जाएगा 4 1 3 2, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ था। तो ये आपका जो हुआ था वह हुआ था सूरत, मद्रास और कोलकाता से। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन 43 में है। ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही का चयन कीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पर कह रहा है बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियां दिखाई दी। देखिए कुछ एक संकेत नहीं था, बहुत सारे संकेत थे इसके। जैसे घोड़ा का अलग था, ज्ञान प्राप्ति का अलग था, गृह त्याग का अलग अलग प्रतीक था, तो एक प्रतीक नहीं था। तो ये आपका गलत हो जाएगा आपका। दूसरा है महायान बौद्ध धर्म के आने के साथ ही बोधिसत्व में विस्थाप समाहित हुआ। ये भी आपका गलत हुआ। महायान बौद्ध धर्म के आने के बाद नहीं हुआ, बौद्ध धर्म के जब फूट पड़ गई तब हुआ महायान शाखा के संबंध आया इसका। तो ये भी आपका क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। तो ए और दोनों गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए चला गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
बने रहेंगे हमारे साथ। कह रहा है महालवाड़ी और रैयतवाड़ी राजस्व प्रणाली के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 44 का आपका आंसर देख लीजिए क्या है। महालवाड़ी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए युक्त थी और रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में थी। ये सही दिया गया है। महालवाड़ी गांव का मुखिया पूरे गांव को संकलित राजस्व की कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवाड़ी में किसान, ये भी आपका सही है, किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। तो रैयतवाड़ी माने किसान होता है, ये भी सही आपका दिया हुआ। तो ए और बी दोनों सही है और ए का सही व्याख्या बी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 में देखिए दिया रहा है ए और बी दोनों सही है। दो राजस्व व्यवस्था के कहाँ चला गया आपका, हाँ, दोनों राजस्व के बीच के अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 45 में, सूफी संत के मकबरे को जाना जाता था। तो सूफी संत के मकबरे को दरगाह कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 में कह रहा है कि विशिष्टता द्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया था। तो विशिष्ट द्वैतावाद किसने दिया था, वो बोल रहा है कि इसका सिद्धांत किसने दिया था। तो ये रामानुज के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, तो 1017 से लेकर 1137 ईस्वी में दिया गया था, 11वीं शताब्दी में। चलिए 47 में हम लेके चलते हैं आपको। 47 बने रहे हमारे साथ जुड़े रहेंगे। देख लीजिए आपका 47 में आ गया है यहाँ तक। चलिए देखिए, कह रहा है भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला ए में दिया हुआ है यह एक फौजदारी अदालत था। तो फौजदारी अदालत था, यह गलत था, ये गलत है, फौजदारी अदालत नहीं था। यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलती थी, ये सही है, ये आपका सही है। यूरोप में जो जिलाधीश होते थे उसकी अध्यक्षता में चलती थी। तो ये सही है, ए गलत है और बी सही, ए गलत बी सही, आपका 3 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। गैरीसन नगर से अभिप्राय है। गैरीसन नगर क्या था, तो गैरीसन नगर था किलेबंदी छावनी जहां पर सैनिक रहा करते थे, उसी को कहा जाता था गैरीसन नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन में करना है आपको। जब लंदन में अपराह्न 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। तो ये आपका सही आंसर दिया गया है, क्योंकि लंदन के टाइम से है जो भारत का टाइम 5.5 घंटा आ गया। तो 2 बज गया तो 5.5 जोड़ दीजिए इसमें, 5 2 7 7.5। तो ये भी आपका सही दिया हुआ है। कारण कह रहा है भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री यानी 30 डिग्री पूर्व में स्थित है। तो ये भी आपका सही है। तो 49 का दोनों सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या सही से कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 50 नंबर में। 50 नंबर में क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है समय क्षेत्र पर दिए गए ABC कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कह रहा है कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण से वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, ये भी सही है। और प्रत्येक समय क्षेत्र में 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है, ये भी आपका सही। तो ABC तीनों आपका सही, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। चलिए 50 का हो गया आपका। 51 नंबर में चलते हैं हम आपको लेकर के। पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परत को सही क्रम का चयन कीजिए। कई बार हम आपको बता चुके हैं कि ऐसा पूछते रहता है। सबसे पहले होता है शोमंडल, शोमंडल के बाद समताप मंडल, समताप मंडल के बाद मध्यमंडल, मध्यमंडल के बाद आयन मंडल को दूसरा नाम बाह्य मंडल भी कहते हैं, और एक होता है बहिर्मंडल भी होता है। बाह्य मंडल और बहिर्मंडल दोनों अलग अलग है। इसको आयन मंडल भी कहा जाता है, जबकि यह सबसे लास्ट में होता है। तो आपका आंसर सही 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन में हम लेके चलते हैं आपको। 52 नंबर क्या कह रहा है, ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं। ऋतुएं, तो ऋतुएं जो होती है पृथ्वी के परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना, यह सटीक आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संगठन है। प्रतिशत के रूप में पूछ रहा है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो आप सभी जानते हैं
ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं नाइट्रोजन होगा 78% पाया जाता है। वही ऑक्सीजन की बात करें दूसरे नंबर पर है तो 21% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% के रूप में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन नंबर में हम लेके चलते हैं आपको। 54 में कह रहा है कि महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। तो सही आपका देख लीजिए, ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती है। ये आपका सही दिया हुआ है। कहता है लेब्राडोर एक गर्म जलधारा है, गलत है, एक ठंडी जलधारा है। जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है वहां पर वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, यानी मछली के लिए जाना जाता है। तो ये भी सही आंसर है, तो ए और सी सही हो गया आपका। चलिए ए और सी आपका सही है। आंसर नंबर देख लीजिए आपका। चलिए देखिए ए और सी इसका सही आंसर होगा। ए और सी आपका सही आंसर ए हो गया। हिमनद के निरपेक्ष को कहा जाता है, तो हिमनद के निरपेक्ष को क्या कहा जाता है, तो ये हिमोड़ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट 56 नंबर में हम लेके चलते हैं। 56 नंबर में देख लीजिए क्या कह रहा है। 56 नंबर में कहा जा रहा है कि ये और भी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं। पहला कथन दिया हुआ है यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों ने 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाई जाती है। और कह रहा है दूसरा में इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसा जो है क्षेत्र पाया जाता है शंकुधारी वन में। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 57 नंबर में चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है कह रहा है। तो भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। यह जो है सही नहीं है। गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन में इसके जो है सेप्टिक आंसर नहीं है, तो ये आंसर सही। बाकी सब मैदानी क्षेत्र में ए वाला, और मैदानी और जनसंख्या घनत्व ए सही है, और डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनस्पति ए भी सही है आपका। सिर्फ नहीं वाला क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि मृत सागर का जल जो होता है बहुत ही नमकीन होता है, खारा होता है, जिसके कारण से उसमें तैरना आसान हो जाता है। तो 58 का ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बना देती है। देखिए होता है इसमें क्या, महासागरीय जल की बात करें तो जल के भार तथा उसमें घुले हुए जो लवण होते हैं वो पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहा जाता है। और सागरीय लवणता के कारण जल का घनत्व भी बढ़ जाता है, और जब जल का घनत्व बढ़ जाएगा तो कोई भी वस्तु डूबेगा नहीं। सागरीय जल में लवण की मात्रा सबसे अधिक के रूप में जो पाया जाता है वो क्लोराइड पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड, जिसे नमक हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं। जिसमें सागर सघन बनता है, मतलब घनत्व बढ़ जाता है। यही कारण है कि मृत सागर में जो है आसानी से तैरा जा सकता है, क्योंकि घनत्व क्या हो जाएगा इसका, बने रहे हमारे साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। जब भी घनत्व बढ़ेगा तो वस्तु ऊपर हो जाएगा। घनत्व जिसका ज़्यादा रहेगा वो ऊपर चला जाएगा, जिसका घनत्व कम रहेगा वो नीचे चला जाएगा। तो ये आपका सही आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर में। 59 नंबर कह रहा है कि भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए भूमि उपयोग का आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग होता है। देखो खरा भूमि का उपयोग खाली कृषि के लिए वन के लिए होता है, जो गलत दिया हुआ है। बहुत कार्यों के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है ना। महल बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, बहुत सारे कार्य में भूमि का उपयोग होता है। कृषि और कार्य करने के लिए सिर्फ 2 ही कारण नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है, तो ये आपका सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है और बी सही है। ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षक मेलखाएं मदद करती है। तो यूज है अब नालिकाओं को बनाने से रोकने और मिट्टी क्षय को बचाने में यह जो इसका प्रयोग किया जाता है रक्षक मेलखाएं। सामाजिक जीवन में अगर देखा जाए तो विज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय होता है, जिसके कारण रक्षक मेलिकाएं में अब नलिकाओं को बनाने से रोकने और मिट्टी को क्षय होने से बताया जाता है। जैसे जिस प्रकार से हम कहीं बाढ़ इलाका में देखते हैं
तो वहाँ वृक्षों को लगाया जाता है ताकि मृदा क्षरण से बचाया जा सके। उसी प्रकार से रक्षक नलिकाएं मदद करती है, अब नलिकाओं को बनने वाले रोकने और मिट्टी को क्षय होने में बचाया जा सकता है। 61 नंबर में है, विज्ञापन के विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान की अध्यापिका द्वारा निम्न में से कौन सा उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं। 61 का ये हो जाएगा आपका ए और बी दोनों सही। व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील और समता के मुद्दे पर, दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू-उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। तो 62 का आपका देखिए वर्गीकरण हो जाएगा इसमें आंसर। दिए गए उपयुक्त संदर्भ में सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को किस कुशलता पर मूल्यांकन करेंगे, तो वर्गीकरण करा करके। नेक्स्ट है पेडालॉजी का क्वेश्चन, यहाँ से आ गया है आपका 63 नंबर में कह रहा था, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी। तो आपका आंसर सही है, विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। मगर आप प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीव विषय वस्तु छात्रों को बता रहे हैं, उसको जानकारी दे रहे हैं, तो इसके साथ साथ आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्री फिल्म है तो दिखा करके उसे बहुत अच्छे कंसेप्ट दे सकते हैं उसको। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 63 के बाद 64 में लेके चलते हैं हम आपको। 64 में देखिए क्या कह रहा है। 64 में कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका होती है। तो कार्टून की भूमिका होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इससे जोड़ना, यह मूल भूमिका होती है। नेक्स्ट है, रंग भेद की प्रथा पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। ए में कह रहा है, यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। तो ये आपका गलत है। भेदभाव की जब भी आ जाए रंग भेदभाव नहीं करना है क्लास में, यह गलत दिया हुआ है। दूसरा है, यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। तो ये भी आपका गलत है। सभी जाति प्रथा एक दूसरे से मिलने से रोकती है, नहीं, ऐसा कोई सटीक आंसर नहीं होगा। एक दूसरे से मिलने से रोकती नहीं, नेगेटिव सेंस में दिया हुआ क्वेश्चन, ये भी कथन गलत हुआ है। ए बी और दोनों कथन जो है गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत से चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं। तो ग्राम पंचायत से देखिए सरपंच भी चुन करके आते हैं, उसके साथ साथ आपका वार्ड सदस्य भी चुने हुए रहते हैं, ये दोनों रहते हैं, सचिव और ग्राम सभा, ये तो बाद में चुने जाते हैं, लेकिन सरपंच और वार्ड सदस्य ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 73वां जब संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान दिया गया था और इस संविधान संशोधन के अनुसार जो संविधान के भाग 9 है को बंद किया गया, इसमें जिसका नाम में पंचायत को रखा गया था, इसी के स्वरूप है जो 9 भाग में है, पंचायती को रखा गया था। साथ ही इसके लिए संविधान में 11वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया था और इस संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार सरपंच, वार्ड के सदस्य, मुखिया आदि को चुनाव कराकर प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए किया गया था और सरपंच और वार्ड सदस्य को ग्राम पंचायत से चुनने का अधिकार दिया गया था। चलिए 67 में चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी और लेखापाल का उत्तरदायित्व कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, उनका उत्तरदायित्व क्या है, भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना, ये आपका सटीक आंसर है, उन्हीं का कार्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन कार्य के संदर्भ में सही है। तो आपका देखिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड परिषदों की समितियां बनाती है, ये आपका सही है। 69 में कह रहा है विचार कीजिए सूची 1 और सूची 2 पर। 69 पहला में कह रहा है विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार आपका दिया हुआ और 2 में है, ये आपका इसमें दिया हुआ है ग्रामीण रोजगार 1 वाला में और 2 वाला में दिया है विभिन्न प्रकार के ऋण। तो कौन कौन देते हैं देखिए, कृषि श्रमिक ऋण, तो कृषि श्रमिक ऋण आपका 1 हो जाएगा। बने रहेंगे थोड़ा हमारे साथ वीडियो में। चलिए कृषि श्रमिक ऋण, तो कृषि श्रमिक ऋण जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर है बड़ा किसान, तो बड़ा किसान के लिए ऋण, कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण
और मध्यम किसान के लिए उर्वरक और कीटनाशक बीज नए किस्म का देना, ये सभी उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ददान व्यवस्था कोटिंग आउट सिस्टम के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप है? तो 70 का देखिए आपका 4 सही आंसर है। सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। ये था सौदागर की ददानी प्रथा में, जो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 71 में। 71 देखिए क्या कह रहा है। 71 में कह रहा है आपका, चलिए देखिए, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। चलिए देखिए 71 यहाँ से शुरू है आपका। यहाँ पर थोड़ा लंबा लंबा है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही, आपको एग्जाम देना है। चलिए, ए से ई तक के कथनों पर विचार कीजिए जिसमें से टमाटर का के चाप उपभोक्ता तक पहुंचाती बाजार की श्रृंखलाओं को आगे पीछे करके लिखा गया है। देखिए आगे पीछे करके लिखा गया है, मार्केट से संबंधित आपको सजावट करना है, जैसे वर्ड को अरेंज करते हैं उसी प्रकार से इसमें अरेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, किसान टमाटर का बीज स्थानीय बाजार से खरीदता है, पहले ये वाला होगा बी। उसके बाद जो हो जाएगा, थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगता है, फिर ये हो जाएगा 71 के। उसके बाद हो जाएगा, एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदती है, ये सही हो जाएगा। उसके बाद ई हो जाएगा, विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को किचापन की आपूर्ति करती है, और उसके बाद ये हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर को किचाप ऑर्डर करता है, ये होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही सीटिंग अरेंजमेंट दिया गया है, कभी कभी पूछ देता है ऐसा क्वेश्चन। देखिए, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है, मतलब खुश नहीं है वो फैसला दिया गया है न्यायालय में, तो अपनी अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें अपील कर सकता है? तो देखिए, जिला न्यायालय से आप उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर कहाँ हो जाएगा? 72 का 4 हो जाएगा। उच्च न्यायालय अर्थात हाईकोर्ट में जा सकते हैं, हाईकोर्ट में फैसला नहीं मिला आपका तो उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये भी ध्यान में याद रखें आप, लेकिन सटीक आंसर आपका ये सही है। चलिए, भारतीय संसद द्वारा किए गए ए बी कथनों पर विचार कीजिए। ए में कह रहा है, कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितनी भी संसदीय सदस्य हो वह सरकार बना सकता है, ये गलत दिया गया है। कितनी भी संसदीय सरकार, कोई भी कह रहा है कि लोकसभा में, सिर्फ लोकसभा से सरकार नहीं बनती है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों जो है संसद के अंग के रूप में कार्य करते हैं, वहीं से सरकार का गठन होता है। तो ये गलत दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी को देख लेते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग है, ये सही दिया हुआ है। ए गलत है और बी सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 73 का ए गलत है, सॉरी, केवल बी सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है, बी सही था ना, तो इसमें ये गलत भी नहीं दिया हुआ है, तो केवल बी सही हो जाएगा। 73 के बाद 74 नंबर में चलते हैं हम लोग। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। 74 का देख लीजिए, कह रहा है कि सत्ता का दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथनों में भारतीय राजस्व के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 74 का 1। 75 में चलते हैं। इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित होना चाहिए? कथन दिया है, बहु प्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण, और फिर दिया हुआ है विद्यार्थी को ऐतिहासिक परिक्षेप में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभवों के साथ जुड़ना। तो ये आपका देखिए, आपका दोनों आंसर सही है, ए वाला और ए वाला दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से 2 कथन गलत हैं, इन्हें पहचानिए। कौन 2 कथन गलत है उनको पहचानना है। तो देखिए, कह रहा है वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार पर सामाजिक विज्ञान में भी प्रयुक्त किया जाता है, ये तो सही दिया हुआ है। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल मूल आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए, ये गलत दिया हुआ है आपका, ये आपका नहीं होगा। सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान हैं, ये भी
पढ़ाने के तरीके समान नहीं है, अलग अलग तरीके से भी पढ़ा सकते हैं। सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने वाली अपेक्षा जटिलताओं से जूझना, ये आपका सही है। तो आपका सही नहीं कह रहा है, गलत है पहचाने, तो बी और सी आपका गलत दिया है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 76 का 3। 77 नंबर में चलते हैं हम। कह रहा है एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक या अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान के टीचर है तो आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो आपका लक्ष्य होना चाहिए कि सापेक्ष महत्व का निर्माण करना। जो भी आपका आता है सही सही बताएं और उसका महत्व दें, उसका महत्व का निर्माण करें, बच्चों में विकास निर्माण का कार्य करें, ये सभी आपका लक्ष्य होना चाहिए। 77 के बाद 78 में चलते हैं हम लेके आपको। 78 में देख लीजिए। 78 में कह रहा है आपका सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया है। कथन दिया गया है आपको, प्रत्यक्ष उदाहरणों का अनुभवों से सीखना, ये गलत है, अनुभवों से सीखा नहीं जा सकता। तथ्य और आंकड़ों को स्मरण आधारित सीखना, ये आपका सही है, तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है। कथन दिया हुआ है जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है। अवधारणात्मक विकास ये गलत दिया हुआ है। तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है। तथ्य का सदैव निश्चित होता है, ये भी आपका गलत दिया हुआ है, तो ए और बी में से कोई सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 79 का। 80 नंबर में कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास है। मतलब वन्य जीव संरक्षण के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो कैसे संरक्षण किया जाए वन और जीवों का, तो उसके लिए क्या पढ़ाएंगे आप विद्यार्थियों को, उसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए, पशु आधारित उत्पादकों को ना खरीदने की प्रतिज्ञा लेना, ये देखिए सही आंसर दिया है। जितने भी पशु उत्पादक चीज होते हैं, जैसे आपका हो गया बेल्ट हो गया, जूता हो गया, ये सब आप अगर आप नहीं खरीदते हैं तो कोई जानवरों को क्यों वध करेगा, हत्या करेगा, नहीं करेगा, जिसके कारण से हमारा वन्य जीव संरक्षण हो जाएगा। जो वन में जीव रहते हैं उसका संरक्षण प्रदान होगा। तो इसका इस ऑप्शन से आपका सटीक आंसर निकलता है। नेक्स्ट है खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ कराने का भार अनुभव नहीं होगा, ये आपका उद्देश्य होगा। मतलब किसी किताब का मूल्यांकन करवा रहे हैं बच्चों को, तो सिर्फ रटाने पर ध्यान नहीं देंगे, बाहरी दुनिया से उनको संपर्क में लाना होगा। तो आपका ये सही आंसर है। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित होंगे। तो 82 का देखिए कौन है, छोटे समूह की परियोजना, ये भी सही है आपका। दूसरा में है विशेषज्ञों द्वारा नित्य प्रस्तुति, ये कुछ से संबंधित नहीं है। प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता, ये आपका सही है। और समुचित चित्र बनाना, तो ये भी आपका सही है। तो ए सी डी आपका सही, चौथा नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत को में मिला है। मतलब आपको एक साम्राज्य जो है वंशानुगत मिला है, विरासत में मिला है। आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार स्थायी और संपन्न बना सकेंगे। कहता है उपयुक्त दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को जाते समय किस कुशलता पर बल देंगे। देखिए ये कह रहा है आपका, तो आपको बल होना चाहिए परिस्थितियों का अनुमान एवं उसका निष्कर्ष। ऑप्शन नंबर 4 सटीक आंसर है इसका। 83 के बाद 84 नंबर पे चलते हैं हम। 84 नंबर में देख लीजिए क्या दिया हुआ है। 84 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि आदिवासी विषय पर परिचर्चा यानी परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी। तो ये होगा आपका 2 आंसर सही है। उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। नेक्स्ट है आपका, जब विवादास्पद मामले को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर 4 सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। नेक्स्ट 86 नंबर में है सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए।
कथन दिया है राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन, मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन। तो आपका आंसर जो है दोनों सही है, राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन और मूलभूत सिद्धांतों का अंतर, तो दोनों सही, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 87 नंबर में हम 87 नंबर में चलते हैं हम लोग। कहते हैं विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल देना चाहिए। तो सबसे अधिक आपको बल देना चाहिए चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना पर भी देना चाहिए, विद्यार्थियों के साथ काम करना सिखाना, ये भी आपका सही है, और समूहों को विचार पूर्वक चयन करना, ये सही है आपका। कार्य पूर्ति सिर्फ करने से नहीं होगा क्योंकि काम खत्म करना है, बस कहानी खत्म, ये सभी आपका चुनौतियां जो भी आती है उसको भी फेस करना पड़ेगा आपको। तो आपका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। 88 का है सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है। तो सही देख लीजिए, कह रहा है कि समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है, तो ये आपका सही है। विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे, गलत है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, स्कूल शिक्षा में जाना ही पड़ेगा उन्हें। समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल देना चाहिए, ये नहीं है। दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना, ये आपका सही है। तो ए और डी आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 88 का 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता है। प्राथमिक स्रोत, तो प्राथमिक स्रोत के रूप में है जो किसे माना नहीं जाए, मुजफ्फर आलम को नहीं माना जाएगा। 89 का है ना आपका, 89 का तो मुजफ्फर आलम को नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, देखिए जियाउद्दीन बिरनी एक इतिहासकार है जो लेखन से संबंधित है, ये भी लेखन से संबंधित है, ये भी लेखन से संबंधित है, लेकिन यह लेखन से संबंधित नहीं होता है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र का मान नहीं है। नेक्स्ट बने रहे हमारे साथ। लास्ट क्वेश्चन है 90 नंबर में। 90 नंबर में कह रहा है कि यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है, आपको एशियंट हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं क्लास में, तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा आपका। तो लघु चित्रकारी का प्रयोग करना आपका गलत होगा, क्योंकि ये वर्तमान शैली है। प्राचीन भारत पढ़ा रहे हैं तो आप हस्तलिपियां पढ़ा सकते हैं, गुफा चित्रकारी पढ़ा सकते हैं, शिलालेख पढ़ा सकते हैं, प्राचीन भारत इतिहास में। लेकिन लघु चित्रकारी मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, इसको आपको गलत है। तो कैसा लगा आपको वीडियो यह 60 नंबर का। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, ताकि जो भी हम प्रैक्टिस सेट लाएँ, हम लाते रहते हैं हमेशा, जो भी एग्ज़ाम वाले नज़दीक में होता है उसका सेट हम प्रोवाइड करते हैं। तो कृपया करके आप कर लें सब्सक्राइब, ताकि जो भी हम डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले सेट के साथ। जब तक लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।